कल की क्लास में हमने क्या चीज रीड की थी आपकी, जो इल्यूमिनेशन रीजन था या इल्यूमिनेटेड रीजन था उसके अंदर इंटेंसिटी कैसे वैरी करती है। तो पहले हमने इंटेंसिटी कैसे वैरी करती है ये देखा था, कंक्लूजन उसका डिस्कस किया था, और उसके बाद जो हमने एक मेन बात कही थी कि भाई उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी डिक्रीज होता जाता है। वो भी चीज हमने कल की क्लास में आपकी कैलकुलेट की थी, पोजीशंस निकाली थी मैक्सिमा और मिनिमा की, और उसके बाद देखा था कि वो पोजीशन किस चीज पर डिपेंड करती है। आपका अंडर रूट n और अंडर रूट 2n-1 पर डिपेंड कर रही थी वैल्यूज। और इस तरह की अगर वैल्यूज आती हैं पोजीशन की, तो मैंने बताया था कि जब हम आपकी कंजिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स या फिर डार्क बैंड्स के बीच का सेपरेशन अगर हम चेक करते हैं, तो वो क्या होता जाता है, आपका डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या रह गया था हमारा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे वैरी करती है। क्योंकि जब हमने शुरुआत में रीड किया था तो हमने कहा था कि जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उसमें शार्पली एकदम से जीरो होने की बजाय स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए इंटेंसिटी जीरो होती है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो, ये हमने वर्ड यूज किया था। तो हाउ इट हैपन्स वो हम आज की क्लास में आपका देखेंगे। तो जिस तरह से हम करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। हमने जो हमारा पॉइंट था वो हमने पी से अबाउ रीजन में हमने कंसीडर किया था। अब हमें कहाँ कंसीडर करना है, बिलो जो रीजन है जिसको कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन कह रहे हैं, उसके अंदर हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, जैसे ये पी डैश है यहाँ पे, तो पी डैश कोई पॉइंट हमने ले लिया बिलो पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब जो भी पॉइंट होता है स्क्रीन पे, उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, जहां सोर्स है उस सोर्स से हम उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो पी डैश पॉइंट को हम सोर्स एस से ज्वाइन कर देंगे। और हमने देखा कि जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो हमारा जो वेव फ्रंट है एक्स वाई, उस पे सी पे वो कट कर रहा है। तो सी कैसे बिहेव कर रहा है आपका, यहाँ पे पोल की तरह से बिहेव कर रहा है पी डैश पॉइंट के लिए। ठीक है भाई। अब अगेन बिल्कुल उसी तरह से आप करोगे कि पी डैश को सेंटर मानते हुए आप इसको किस में डिवाइड कर दोगे, वेवफ्रंट को हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दोगे। तो आपके एक तो ये है बिलो पार्ट, सी वाई आपका बिलो पार्ट है वेव फ्रंट का, और सी एक्स अबाउ पार्ट है वेव फ्रंट का। सी वाई पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में है, एज हमें यहाँ दिखाई दे रही है पूरी तरह से शैडो रीजन में है या एज के सामने है, इसका मतलब सी वाई पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। सी वाई की वजह से किसी भी तरीके की इंटेंसिटी हमें ऑब्जर्व नहीं हो सकती है पी डैश पॉइंट पे। ठीक। सी एक्स जो है इसकी वजह से ही जो भी इंटेंसिटी की वैल्यू है वो इसी की वजह से होगी। ठीक है। अब उसमें भी फिर से ए से ऊपर तो आपका पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट यहाँ से मूव कर सकती है, लेकिन ए से सी ये जो पोर्शन है जो कि किसके सामने आ रहा है, एच के सामने आ रहा है, ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, आपका ब्लॉक हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी डैश के बिल्कुल सामने, हम कहते हैं कि भाई जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट बिल्कुल सामने होता है स्क्रीन पे, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे प्रेजेंट जो रहता है वहां पे, उसकी वजह से इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और ऑब्लिक्विटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई एंगल्स जैसे जैसे हाफ पीरियड एलिमेंट्स के इंक्रीज होते जाते हैं उनकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। तो P डैश पॉइंट के लिए जो शुरुआत के हाफ पीरियड एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए इस ए सी में। आप जितना दूर जाओगे P पॉइंट से नीचे की तरफ, जो भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी इंटेंसिटी के लिए, मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे ब्लॉक हो जाएंगे इस ए सी में एज की वजह से। और जो भी स्लाइट आपको लाइट दिखाई दे रही थी वो ए एक्स के अंदर जो भी लाइट है उसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे पहुंचती है इस पी डैश पॉइंट पे, वो हमें ऑब्जर्व होती है। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आपके मोर और मोर नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स यहाँ ब्लॉक होते जाएंगे, इसी वजह से इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी और ग्रेजुअली वो जीरो हो जाती है।
ठीक है, अगर हम ज्यादा डिस्टेंस पे मूव करते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पी डैश अ डिस्टेंस x बिलो p इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन ऑन द स्क्रीन, जैसे हमें इमेज में दिखाई दे रहा है, what we did, join SP dash intersecting the wavefront XY at C। SP dash को ज्वाइन कर दिया हमने, और वो C पे कट कर रहा है, तो C कैसे बिहेव करेगा, आपका पोल की तरह से बिहेव करेगा, पोल ऑफ वेवफ्रंट विद रिस्पेक्ट टू P dash। As P dash has moved in geometrical shadow, the wavefront below the point C is always blocked by the edge। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि below C जो भी वेवफ्रंट का पार्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा एज की वजह से। इट मींस नो इल्यूमिनेशन इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P डैश ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ वेवफ्रंट। सी वाई पार्ट की वजह से किसी भी तरीके की आप इंटेंसिटी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। Intensity at P dash is only due to the exposed upper half period strips of the portion XC। ठीक है, तो एक्स सी में जो भी आपका जो पार्ट है ये एक्स सी वेवफ्रंट का, उसी की वजह से होगी इंटेंसिटी की वैल्यू जो भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। एंड द हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बिटवीन ए सी आर ऑब्स्ट्रक्टेड एंड प्रोड्यूसेस नो इल्यूमिनेशन। ए सी के बीच में आपके जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट आएंगे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, और वो भी ओपेक्यू की तरह से बिहेव करेंगे, लाइट वहां से नहीं पास हो पाएगी इस एज की वजह से। ठीक है, और जितना दूर जाते जाओगे मोर और मोर हाफ पीरियड एलिमेंट्स आपके ब्लॉक होते चले जाएंगे। एज वी मूव पी डैश फार्दर फ्रॉम पी, मोर नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स बिटवीन ए सी आर कट ऑफ एंड इंटेंसिटी ग्रेजुअली विल फॉल। इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो हम किस तरह से इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं, विद इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ P डैश एंड P। जितना ज्यादा दूर होगा P डैश उतनी ज्यादा इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज ओनली ड्यू टू द वेव फ्रंट अबाउ ए। ए के ऊपर जो भी वेव फ्रंट है सिर्फ उसी के वजह से इंटेंसिटी होगी, अगर कुछ भी हमें दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत तो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पोर्शन था। आपने P पर क्या होती है इंटेंसिटी ये देखा, P के ऊपर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है वो चीज हमने देखी, और P उसके नीचे बिलो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी होती है वो हमने ऑब्जर्व की। तो इट मींस अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनल इंटेंसिटी कर्व जो है हमारा, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था जब हम इसको शुरू में डिस्कस कर रहे थे, तो किस तरीके का हमें कर्व ऑब्जर्व होता है। तो ये हमने पहले भी दिखाया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कि हमें इस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है स्ट्रेट एज के केस में। सो फाइनल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन ड्यू टू स्ट्रेट एज इज शोन इन दिस इमेज। इन इल्यूमिनेटेड रीजन PL जो है आपकी अपर डायरेक्शन में, ये इल्यूमिनेटेड रीजन है, इसमें हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं, और उनकी इंटेंसिटी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। ये देखिए आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज, ग्रेजुअल का मतलब है स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होना, शार्पली का मतलब होता है एकदम से जीरो हो जाना। इसलिए यहाँ पे हम रैपिडली जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं, तो रैपिड डिक्रीशन नहीं होता। कैसा डिक्रीशन होता है आपका, डिक्रीजिंग, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, इन बैकग्राउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोट, जो आपको बैकग्राउंड में इंटेंसिटी दिखाई देती है ना इस एल, जहाँ पे ये बिल्कुल ही देखो अब यहाँ कम हो गई है इंटेंसिटी ब्राइट बैंड की, इसके बाद मुझे पूरी तरह से इल्यूमिनेंस दिखाई देती है। आप इस तरह से समझ सकते हो इसको कि जब मैंने यहाँ पे सोर्स रखा था उसके सामने एज है, तो मुझे ऊपर क्या दिखनी चाहिए थी, रोशनी दिखाई देनी चाहिए थी, कंप्लीट इल्यूमिनेंस, जो भी इस सोर्स की वजह से रोशनी आनी चाहिए थी वो मुझे दिखाई देनी थी PL में। लेकिन कंप्लीट रोशनी दिखने की बजाय यहाँ पीछे तो आपको उसी तरह से पूरा कंप्लीट ब्राइटनेस दिखती है, लेकिन यहाँ इससे नजदीक नजदीक मुझे क्या दिखता है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स मुझे दिखाई देते हैं। ये मतलब है आपका इस वर्ड का, इन बैकग्राउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोट we observe alternate dark and bright bands of gradual decreasing intensity। ठीक है,
और इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली। सो ये जो भी हमने डिस्कस किया इसके बेसिस पे हम ये चीज कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी shadows produced by obstacle in the path of light are not sharp। ठीक है, इसका मतलब अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने कोई भी, जैसे ये रखा है आपका, ये ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल के बाद हमें ऑब्जर्व ये होना चाहिए था कि मुझे यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे मुझे डार्कनेस दिखाई दे, इसकी शेडो मुझे पूरी ब्लैक दिखाई दे और ऊपर मुझे रोशनी दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी जो शेडो है वो लाइट के बैंड होने की वजह से पूरी तरह से डार्क मुझे नहीं दिखाई देती, शार्प शेडो मुझे ऑब्जर्व नहीं होती है। ठीक है, और ये सब कुछ हमने वेव थ्योरी के बेसिस पर ही प्रूव किया है, क्योंकि जो आपका रे थ्योरी होती है जिसमें हम कहते हैं कि लाइट रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है, वो हमने यहाँ पे उसी को ही देखा है कि भाई वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इन फिनोमिनाज को प्रूव करने के लिए सिर्फ ये चीज अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट रेज की फॉर्म में या फिर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, एक्चुअल में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और वो वेव्स की फॉर्म में ही ट्रैवल करती हैं, और जहां कहीं भी हमें जरूरत होती है उसको रे फॉर्म में लेने की और उसके बेसिस पे चीजों को प्रूव करने की, वहां पे हम ये मान लेते हैं कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसमें पूरे में आपने एक चीज ये प्रूव की है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है ओनली। और दूसरी बात, जो भी शेडोज प्रोड्यूस होती हैं ऑब्स्टेकल्स की, लाइट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल आते हैं वो पूरी तरह से शार्प शेडोज नहीं होती। आपको सर्टेन अमाउंट में ये जो भी पैटर्न होता है ना, ये आपका ये पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई देता है। जैसे स्ट्रेट एज का केस है तो मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। आगे हम एक दो केसेस और डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था रेक्टेंगुलर स्लिट का देखना है, हमने सर्कुलर अपर्चर का देखना है, तो उसमें अलग अलग तरह का पैटर्न दिखाई देता है। बस अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम कह रहे थे कि एज के पैरेलली मुझे क्या ऑब्जर्व होता है, जैसे ये एज है और यहाँ एज के पैरेलली हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी एक एप्लीकेशन भी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप डिफ्रेक्शन एट अ स्ट्रेट एज इस एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हो। तो हमने पोजीशंस निकाली थी, उन पोजीशंस की हेल्प से ही हम वेवलेंथ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफ्रेक्शन एट अ स्ट्रेट एज, a narrow slit is mounted vertically in one of the uprights of the optical bench। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास एक ऑप्टिकल बेंच होनी चाहिए। उस बेंच के ऊपर आपके पास कुछ 2 या 3 अपराइट्स होंगे। इनका मीनिंग मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल बेंच एंड अपराइट। अपराइट आपका एक होल्ड करने के लिए होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके लेंस को, या फिर जैसे अभी यहाँ पे हमने स्लिट कहा है, तो स्लिट को या फिर आई पीस को होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं बेंच के ऊपर। तो हमने एक अपराइट के ऊपर क्या लगा दी, आपकी एक नैरो स्लिट हमने प्लेस कर दी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया, इन अनदर अपराइट, उसके जस्ट सामने हमने एक दूसरा अपराइट रख दिया है। उसमें हम क्या लगा रहे हैं, एक फाइन एज हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। उस एज को आप किसकी मदद से बना सकते हो, एक रेजर ब्लेड की हेल्प से भी आप बना सकते हैं। रेजर ब्लेड जैसी होती है ना आपकी, आगे से उसका वो शार्प होती है और पीछे से उसकी थोड़ी सी उसकी थिकनेस होती है। तो कोई रेजर ब्लेड प्लेस करके हम एक फाइन एज बना सकते हैं, जैसा अभी आपने इमेज में देखा था उस तरीके का आपको वहां पे एक फाइन एज प्लेस करना है। इज माउंटेड on another upright with its straight edge parallel to the slit। उसकी जो straight edge है उसको हमने slit के just parallel place करना है। ठीक है, और जो narrow slit है उसको हम illuminate कर देते हैं किसी monochromatic light के source से। diffraction bands are observed by a micrometer eyepiece। अब जो आपकी ये edge जहां रखी है उसके नेक्स्ट
उसके जस्ट सामने हम कोई भी माइक्रोमीटर आई पीस प्लेस करेंगे। उस माइक्रोमीटर का सिंपल मतलब होता है कि बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोमीटर के ऑर्डर की जो वैल्यूज होती हैं वो हम उसकी हेल्प से रीड कर सकते हैं, इसलिए हम उसको माइक्रोमीटर आईपीस कह रहे हैं। सिंपल आईपीस जो आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, उनको आईपीस ही कहा जाता है। तो कोई भी आपका आईपीस है, माइक्रोमीटर आईपीस, उसकी हेल्प से हम डिफ्रैक्शन बैंड्स जो फॉर्म होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें जो भी दिखाई दे रहा होगा फील्ड ऑफ व्यू में, उनमें से हमें क्या देखना है, पोजीशंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। जो हमारा पहला मैक्सिमा दिख रहा होगा उसकी पोजीशन हमने रीड करनी है माइक्रोमीटर की हेल्प से, और दूसरी मोस्ट डिस्टेंट क्लियरली विजिबल मैक्सिमा। ठीक है, ऐसा हो रहा था ना कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिख रहे थे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही थी ब्राइट बैंड्स की, और डार्क की इंक्रीज होती जा रही थी। तो वो आखिरी जिसकी इंटेंसिटी हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हो, मान लेते हैं कि वो nth है, तो हम एक तो फर्स्ट की पोजीशन नोट करेंगे और एक nth की पोजीशन नोट करेंगे। वो ये काउंट करके 1 2 3 हमें पता होगा कि कौन सा है nth, तो n की वैल्यू हमें नॉन होगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड nth कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली हमने पीछे डराइव की थी आपके रिलेशंस, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आपकी जो वैल्यू होगी 2n-1 में, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0, और आपके पास ये आ जाएगा x1 का वैल्यू। ठीक है, और nth मैक्सिमा के लिए आपने xn की जो वैल्यू लिखी थी b इंटू a प्लस b 2n-1 लैम्डा बाई a। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है आपस में, xn माइनस x1, दैट कम्स आउट टू बी b इंटू a प्लस b इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई a 2n-1 तो इन सब चीज इनको आपने क्या कर लेना है, अब सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास बाकी की सारी चीजें नॉन होंगी, x1 और xn आपको पता होगा, a और b भी आपको पता होगा, आपने स्लिट कहाँ रखी है, जो आपका एज है वो कहाँ रखी है, और आईपीस कहाँ रखी है, तो बेंच के ऊपर ये सभी पोजीशंस मार्क करके हम x1 xn a और b की वैल्यूज पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दिस वे we can determine wavelength of a monochromatic source by diffraction at a straight edge। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था, डिफ्रेक्शन एट अ स्ट्रेट एज। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में किया है, तो इसे आपने बहुत ध्यान से रीड करना है, और किस तरह से इंटेंसिटी आपकी वैरी करती है इसको रीड करना है।